हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। जैसे हमने देखा कि पीवाईक्यू हम सीरीज कर रहे हैं, तो दिसंबर 2023 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं मैनेजमेंट के, जिसका आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं। तो अगर प्रीवियस आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसकी लिंक आपको ना आई बटन पर भी मिल जाएगी, और ये इस वीडियो के लास्ट में भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी इन पीवाईक्यूज की, ठीक है। तो उनको जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और सारे के सारे हम डिटेल में कर रहे हैं, जिससे कि आपके टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है 31st क्वेश्चन। तो फिक्सिंग द जीरो डेट इज इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन एस्टैब्लिशिंग प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए जीरो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जीरो डेट कब इंप्लीमेंट की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इट इज प्रिलिमिनरी स्टेप, सेकेंडरी स्टेप, डेफिनेशन स्टेप और लास्ट स्टेप। द राइट आंसर इज द लास्ट स्टेप गाइस। इसका जो सही आंसर है दैट इज द लास्ट स्टेप। ये जो आता है ये आपका लास्ट स्टेप में होता है, ठीक है। कब होता है? लास्ट स्टेप में होता है। क्यों होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो जीरो डेट की बात की जा रही है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जीरो डेट होता क्या है। तो जीरो डेट का मतलब होता है डेट ऑफ इशू लेटर ऑफ इंटेंट, या फिर इशू ऑफ वर्क ऑर्डर, और डेट ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही तो हम अपना प्रोजेक्ट साइन करते हैं या फिर वर्क ऑर्डर लेते हैं, है ना, जिससे कि हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो सके। तो उसी को जीरो डेट यहाँ पर कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी निकाली, जैसे जीरो डेट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स, जीरो डेट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स डेट ऑफ फिक्सिंग फ्रॉम विच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बिगेन्स। जब प्रोजेक्ट आपका बिगेन होता है उस समय की जो डेट होती है वो यहाँ पर कहलाती है। तो इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इनकरिंग कॉस्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब आप कॉस्ट को इनकर करते हैं। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम जीरो डेट। प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन पीरियड होता है वो जीरो डेट से स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब आपका अब प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको साइन करने वाले हैं, ठीक है। अब आप इसको साइन करने वाले हैं, और जितनी भी प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज होती हैं वो सब आपकी जीरो डेट के पहले ही कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट क्या है, प्लांट की कैपेसिटी क्या है, क्या क्या हम टेक्निकल हेल्प ले रहे हैं, ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो जाता है जीरो डेट के पहले, और उसके बाद हमारी जीरो डेट साइन की जाती है, ठीक है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या फिर जब आप कोई चीज को इम्प्लीमेंट कराते हो तो वो आपकी जीरो डेट कहलाएगा, इसलिए ये लास्ट स्टेप में आएगा, ओके। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ना मैंने आप लोगों के लिए स्टेप्स भी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट फेजेस की। क्या पता नेक्स्ट टाइम पर ये पूछ लिया जाए, तो इसलिए ये जरूर याद रखिएगा। द फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, सेकंड इज प्लानिंग, थर्ड वन इज लॉन्च और एग्जीक्यूशन, फोर्थ इज परफॉर्मेंस कंट्रोल, एंड फिफ्थ इज प्रोजेक्ट क्लोज। ये है आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के फेजेस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। In case of executive chairman, what is the minimum percentage of independent director required on the board? So what is the meaning of independent director? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो पर्सन होते हैं जिनका किसी भी पार्टी से कोई लेन देन नहीं होता है, वो अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के केस में जो मिनिमम परसेंटेज होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, वो कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। द राइट आंसर इज एटलीस्ट हाफ। कितना नंबर होता है? एटलीस्ट जितने भी नंबर्स हैं उनमें से एटलीस्ट हाफ, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, एज पर हेनरी मिन्सबर्ग। ये बहुत ही फेमस है, इनसे जुड़ा हुआ जो भी कंसेप्ट मिलता है ना वो सारा की कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका नाम। तो हेनरी मिन्सबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज कंसेप्शन ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। तो इनने जो कॉन्सेप्शंस दिए हैं स्ट्रेटजीज के, उसमें से क्या है जो इसका पार्ट नहीं है, जो इन्होंने हेनरी मिन्सबर्ग ने दिया उसके अकॉर्डिंग? इंटेंट स्ट्रेटजी, अनरियलिस्टिक स्ट्रेटजी, कंटिजेंसी स्ट्रेटजी या इमरजेंसी स्ट्रेटजी। इन चारों में से क्या नहीं है ये आपसे पूछा गया है, नोट को एम्फेसाइज करना है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या दिए हुए हैं स्ट्रेटजीज, उसके बाद हम इसका आगे का कर पाएंगे। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो हेनरी मिन्सबर्ग है और जेम्स ने मिलकर कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी, वो है आपकी इंटेंट स्ट्रेटजीज, रियलाइज स्ट्रेटजीज, डेलिब्रेट स्ट्रेटजीज, अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजीज और इमरजेंसी स्ट्रेटजीज। तो ये सारी स्ट्रेटजीज इन्होंने दी हुई थी, है ना, टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज इन्होंने दी हुई थी। इनकी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ये। तो दी थी, तो इनमें से ये ऑलरेडी है जो मिन्सबर्ग ने दी है। तो जो नहीं दी है वो कौन सी है? आपकी कंटिजेंसी स्ट्रेटजी, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल। आप सब शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल या ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग इज टू allocate
and the prioritized demand to available facility. The scheduling decisions range from year to minutes, hours and days. Arrange the following scheduling decision. जब शेड्यूल्स के डिसीजंस लिए जाते हैं तो ऐसे कौन से डिसीजन हैं जिनमें ईयर्स से लेकर मिनट तक की हमको बात करनी है, मिनट, आवर्स और डे, यानी कि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में बात करना है। कौन सा जो प्लानिंग है जिसमें ज़्यादा समय लगता है और कौन सा है जिसमें कम समय लगता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो यहाँ पर एग्रीगेट प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मास्टर शेड्यूल और कैपेसिटी प्लानिंग आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज दी 2, सेकेंड इज द राइट वन। सबसे ज्यादा जो समय लगता है वो लगता है आपका कैपेसिटी प्लानिंग में। सबसे ज्यादा जो समय लगेगा वो लगेगा आपका कैपेसिटी प्लानिंग में। इसके बाद इसमें क्योंकि साल लग जाते हैं, फिर आता है आपका एग्रीगेट प्लानिंग, इसमें भी कुछ महीने से साल तक लग सकते हैं। फिर आता है आपका मास्टर शेड्यूलिंग जिसमें कुछ महीने लगते हैं। फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, इसमें हार्डली 1 से 2 मंथ्स लगते हैं। तो इस तरह से, या फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग्स में हार्डली 1 से 2 आवर्स भी हो सकते हैं और डेज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये डेज से लेकर 1 मंथ तक का हो सकता है। तो एग्रीगेट, तो इस तरह से इनकी ये जो सीक्वेंस है वो चलेगा। ठीक है, इस तरह से इनका जो सीक्वेंस है वो चलेगा। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिर ये होते क्या क्या है। द मास्टर शेड्यूल एक हाई लेवल प्लान होता है जो आउटलाइन तैयार करता है ओवरऑल प्रोडक्शंस का। ठीक है, जिसमें सेवरल मंथ से ईयर्स तक लग सकता है, सेवरल मंथ्स टू 1 ईयर तक लग सकता है। ठीक है, अब एग्रीगेट प्लानिंग जो है ये आपकी जो रहती है, ये एनालाइज करता है, डेवलप करता है, मेंटेन करता है मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को। और ये बेसिकली इसमें जो समय लग सकता है वो 3 से 18 महीने का लग सकता है। ठीक है, 3 से 18 महीने का लग सकता है एग्रीगेट प्लानिंग में। यानी कि आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 साल से ऊपर का समय भी लग सकता है। फिर आता है इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एग्रीगेट प्लानिंग हो गया, मास्टर प्लानिंग हो गया, कैपेसिटी प्लानिंग में ईयर्स लग जाते हैं कई, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग की हमने बात की ही थी। ठीक है, तो इस तरह से हर एक उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, 35 क्वेश्चन। द लोकेशन फोकस ऑन सर्विस फर्म should be on the determining the volume of customers and revenue. The major determinants of volume of customers and revenue are. अब आपसे यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स एंड रेवेन्यूज के। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो वही हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन फोकस कर रहा है सर्विस फर्म्स को। हाँ, तो द राइट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है दैट इज 3। क्या क्या चीजें हैं जो इसमें डिटरमाइन कर रहे हैं? द फर्स्ट वन इज दिस वन, सर्विस एंड इमेज कैपेबिलिटीज विद डेमोग्राफिक ऑफ द कस्टमर्स ड्राइंग एरिया। ठीक है, इसके बाद क्वालिटी ऑफ द कंपटीशन, एंड द थर्ड वन इज यूनिकनेस ऑफ द फर्म्स एंड कॉम्पिटिटर लोकेशन। ये जो चीजें हैं ये उन लोकेशंस को फोकस करती है जब सर्विस फर्म्स की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि सर्विस फर्म्स यानी आप समझ रहे हो कि लोग वहां पर आ रहे हैं क्योंकि कस्टमर से रिलेटेड वहां पर टास्क रहेंगे सर्विस फर्म्स की जहां बात हो रही है, तो लोकेशन भी उसी तरह से चूज किया जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what represent the basic convictions that, ध्यान से पढ़िएगा, what represent basic convention that a specific mode of conduct or and state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or and state of existence। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन द पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल, है ना। ये किसके बारे में बात की जा रही है ये आपसे पूछा गया है, एथिक्स, बिलीफ्स, वैल्यू या पर्सनालिटी। तो किसके बारे में बात होगी? द राइट आंसर इज 3, इट्स कम्स अंडर दी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर पर्सनली और सोशली की बात की गई है तो ये वैल्यूज में आएगा। जैसे ये देखो, एवरी इंडिविजुअल हैज अ सेट ऑफ वैल्यूज, है ना, दे आर द बेसिक बिलीव्स होते हैं, और बेसिक बिलीव्स होते हैं विल नेवर डेविएटेड फ्रॉम देयर वैल्यू, एंड द वैल्यूज कैन सेट टू बी देयर गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन वंस लाइफ, है ना, वंस लाइफ। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, एग्जिस्टेंस इन पर्सनली एंड सोशली प्रेफरेबल
ऑफ द अपोजिट एंड कन्वर्स, यानी कि टोटल मिला के अगर बात की जाए तो खुद के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका रहेगा। और बिलीफ क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है दैट समथिंग और समबडी एग्जिस्ट और इट्स ट्रू, कि भाई नहीं यही होना चाहिए, यही सही है, वो खुद का जो भरोसा है ना, दैट इज बिलीफ। ओके, कि यस समथिंग इज गुड, तो वो गुड ही है, वो वाला खुद से जो भरोसा है उसके बारे में बात हो रही है। नाउ द नेक्स्ट वन, डेटा वेयर हाउस की टाइप्स कॉन्टेक्ट, ये आपका यूनिट 9 का क्वेश्चन है। यूनिट 9 जो आईटी का है वो है आपसे। तो डेटा मार्ट्स, ऑपरेशनल डेटा स्टोर, इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस एंड मेटा डेटा, ये यहाँ पर इसके फंक्शनिंग बताए गए हैं डेटा वेयर हाउसेस में, तो वो क्या क्या है वो आपको बताना है। तो अब इसका जो राइट आंसर है, वेट, वेट अ सेकेंड। यस, कभी कभी ना वायर्स, टेक्नोलॉजी ना कभी अच्छी भी होती है तो कभी कभी परेशान भी कर देती है, तो वही सिस्टम है, आज मुझे परेशान कर रही है। तो डेटा वेयर हाउस टाइप्स और कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द फर्स्ट वन, इसका सही आंसर जो है वो आपका दिस वन। तो डेटा मार्ट्स क्या होते हैं? तो डेटा मार्ट्स दैट इज द सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट एरिया। ऑपरेशनल डेटा स्टोर जो है वो है आपका this one, provide the integration of data from many source into the standard format, तो वो आपका ऑपरेशनल स्टोर का काम हो गया। इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस क्या करेगा? डिस्क्राइब द सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, हाँ, तो इसका राइट आंसर है दिस वन। डेटा मार्ट से आपका सबसेट से रिलेटेड। ऑपरेशनल डेटा स्टोर आपका हो जाएगा प्रोवाइड अ फेयरली रिसेंट फॉर्म ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑपरेशनल डेटा स्टोर की बात की जा रही है इसलिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन। देन सी का होगा आपका टू, प्रोवाइड द इंटीग्रेशन डेटा फ्रॉम द मेनी सोर्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और क्योंकि इंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। और मेटा जो है ये आपका डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ सम मीनिंगफुल अबाउट द डेटा। मेटा डेटा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड सम मीनिंगफुल अबाउट द डेटा। तो ये है आपका सही इसका सीक्वेंस। बेसिकली इसके फंक्शंस बताए गए, ये जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए इनके फंक्शंस हैं ये। नाउ द नेक्स्ट वन, दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, ये स्टेटमेंट्स है लीडरशिप से रिलेटेड, वो भी ऐसे नहीं है। रॉबर्ट टेमेनबन्स, इन्होंने और साथ ही साथ वॉरेन ने जो रॉबर्ट और वॉरेन ने जो यहाँ पर लीडरशिप के बारे में बताया गया है उससे रिलेटेड कंसेप्ट है ये। So the adoptions of leadership style to the different contingencies has been well characterized by the Robert and Warren, developer of leadership continuum concept. ये इन्होंने यहाँ पर बोला है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है दे सी लीडरशिप एज इन्वॉल्विंग वेराइटी ऑफ स्टाइल। उन्होंने देखा है कि लीडरशिप में वेराइटी ऑफ स्टाइल्स मौजूद होती हैं, रेंजिंग फ्रॉम वन दैट इज हाईली बॉस ओरिएंटेड एंड वन दैट इज हाईली सबॉर्डिनेट ओरिएंटेड सेंटर्ड। बॉस ओरिएंटेड भी होते हैं और सबऑर्डिनेट सेंटर्ड भी होते हैं। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं क्या वो सही है या गलत है, ये आपसे पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज वन गाइस, इसका सही आंसर है आपका वन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये देखिए बोथ सेंटर्ड लीडरशिप और ये सबऑर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप की यहाँ पर बात की गई है। अथॉरिटीज ऑफ मैनेजर की बात की है, ये है आपके कॉन्टिनम जो कि आपके टेनेनबरम और के अकॉर्डिंग लीडरशिप तैयार की गई है। और यहाँ पर ये मैनेजर्स क्या क्या डिसीजंस लेते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डायग्राम आपको बताया भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट 39, अ चैनल स्ट्रक्चर इन विच प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर एक्ट एज यूनिफाइड सिस्टम। कैसे वो काम कर रहा है? यूनिफाइड सिस्टम की तरह काम कर रहा है। वन चैनल मेंबर ओन्स द अदर, has contract with them or has so much power that they all cooperate।
एक के पास पावर ज़्यादा होती है, वन चैनल मेंबर ऑन द अदर्स, एक के पास पावर ज़्यादा होती है, जो कि जिसके पास पावर होती है या जो, और लेकिन उसके साथ में बाकी लोग कॉपरेट करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में बताया गया है? ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में बताया गया है? कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, फ्रेंचाइजी सिस्टम या हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम? द राइट वन इज, दिस इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोड्यूसर भी है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, इसमें सभी कुछ है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, एक यूनिफाइड सिस्टम है, एक साथ काम कर रहा है, लेकिन एक के पास पावर है जिससे सभी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल कार बेचनी है, तो उस कार से ही सभी कुछ जुड़ा हुआ है। कार को बनाने वाला, जितने भी उसके पार्ट्स बनाने वाला है वो उससे जुड़ा हुआ है, और कार को बेचने वाला भी जुड़ा हुआ है। तो एक के हाथ में सारी चीजें आ गई, उसी से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आपका है कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसे कहते हैं? तो कन्वेंशनल कंसिस्ट वन और मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, इंडिपेंडेंट होलसेलर, रिटेलर्स होते हैं, है ना। और ईच सेपरेट बिजनेस सीकिंग टू मैक्सिमाइज इट्स ऑन प्रॉफिट। सभी अलग अलग होते हैं और अपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाले काम करते हैं। एंड फ्रेंचाइजीज क्या होते हैं? फ्रेंचाइजीज बिजनेस एक तरह से लाइसेंस पर अपना जो ऑनरशिप है वो ये देते हैं, अपने ब्रांड की, प्रोडक्ट को, अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट, अपना नॉलेज दूसरे पर्सन्स को देते हैं फ्रेंचाइजीज फीस लेकर कि यस तुम इसको फ्रेंचाइजी को यूज कर सकते हो, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, पिज्जा हट हो गया, इस तरह से। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं? ये कैलिब्रेशन और पार्टनरशिप करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं या पार्टनरशिप्स करते हैं सेम लेवल के फर्म्स के ऊपर। सेम लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है ये उसको एक साथ लाकर काम करते हैं, तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज अ फर्निशिंग रिटेलर्स कंपनी ओपन अ न्यू जनरेशन ऑफ फर्नीचर्स गैलरीज। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अ फर्निशिंग रिटेलर कंपनी ओपन अ न्यू जनरेशन ऑफ फर्नीचर्स गैलरी that are part store, part interior design studio and a part restaurant। इसमें सब कुछ है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? जो फर्नीचर गैलरी बनाई है इसमें पार्ट स्टोर भी है, इंटीरियर डिजाइन भी है, स्टूडियो भी है और पार्ट रेस्टोरेंट भी। तो ये किसका एग्जांपल है? ये आपसे पूछा गया। तो द राइट आंसर इज टू गाइस, एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग। अब ये क्या होता है? एक्सपीरियंस करवाने वाली रिटेलिंग, जो आपको खुद एक्सपीरियंस कराती है। तो ये वो स्ट्रेटजी होती है दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग द मेमोरेबल एंड एंगेजिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। ये कस्टमर को एंगेज कराता है, उसको एक्सपीरियंस कराता है, प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसे एक्सपीरियंस कराता है कि यस आप अगर इस चीज को लेते हैं तो आपको ऐसा फील आएगा। तो ये इसकी यूनिकनेस को ये बताता है यहाँ। ठीक है, ये एक तरह से इंटरेक्टिव शॉपिंग होता है। ये इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला इंकरेज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंचाइजी रिटेलिंग, यू नो दैट डिपार्टमेंटल स्टोर रिटेलिंग क्या होता है, मेगा रिटेलिंग क्या होता है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो मेगा रिटेलिंग मीन्स अ कंपनी दैट सेल द लार्ज रेंज ऑफ रिटेल गुड्स डायरेक्टली टू द पब्लिक, वो आपकी मेगा रिटेलिंग होगी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वो रिटेल एस्टेब्लिशमेंट होता है जहां पर वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स जो होते हैं वो एक ही जगह पर मिल जाते हैं। जैसे रेडी टू वेयर अपीयरेंस हो गए, एक्सेसरीज हो गए, है ना, किसी की भी, बच्चों की या फिर बड़ों की, वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे शॉपर स्टॉप आप ले सकते हो। रिटेल फ्रेंचाइजीज में जैसा अभी हमने बताया था फ्रेंचाइजीज के बारे में, वही है। ब्रांड नेम मेथड्स को दिया जाता है किसी को भी जो इन्वॉल्व होना चाहता है फ्रेंचाइजीज में, बट उसके लिए उसको क्या है, उतना पे करना पड़ता है। जैसे कि बर्गर किंग, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए हों और अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा हो। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करते जाइए तो एक साथ आपके कई सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए भाई। टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड दैट इज स्मार्ट, और फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेटेड लेक्चर्स के लिए। थैंक यू।